हेलो फ्रेंड्स, फेसबुक लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। अर्थवॉर्म्स यानी कि केंचुआ। ये जो आप केंचुआ देख पा रहे हैं, ये हमारा लोकल केंचुआ है। इसकी एक पहचान ये है कि भाई ये बहुत ही लंबा होता है। अगर आप देख पाएंगे, हमारी सॉइल में बहुत अच्छी मात्रा में केंचुआ उपलब्ध है। हम सभी बागवान भाइयों को ये समझना होगा कि जो अर्थवॉर्म्स है, हमारे जो केंचुआ है, उसका कितना महत्वपूर्ण रोल हमारी फार्मिंग में हो सकता है। ऑर्गेनिक मटेरियल जितना ज़्यादा डालेंगे, अर्थवॉर्म्स उतने अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध होंगे। आप इसको एक तरह से ये बोल सकते हैं कि भाई ये हमारे एक तरह का फ्री का वर्कर है, जो सिर्फ अपने जीने के लिए मेहनत करता है और जो एक मिट्टी का स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पानी को रोकने की कैपेसिटी को बढ़ाता है, क्योंकि ये जो मिट्टियों में छेद बनाता है उसमें आपके पानी ऑब्जर्व रहता है। और सेकेंडरी जो आपके मिट्टी में काफ़ी नीचे तक पोषक तत्व है, उसको ऊपर वाली परत पे लाने का भी एक महत्वपूर्ण कार्य अर्थवॉर्म्स करता है। सारी फार्मिंग अर्थवॉर्म्स पे टिकी है। आप लोग इसको बचाने का और इसको अपने बगीचों में बढ़ाने का काम अवश्य करें। ऐसे केमिकल फर्टिलाइज़र्स ना डालें जिससे ये डेड होते हैं। जैसे कई लोग इंसेक्टिसाइड अत्यधिक मात्रा में ड्रेंच करते हैं, उससे ये सारे अर्थवॉर्म्स मर जाते हैं। एक शोध के अनुसार हमारे अर्थवॉर्म्स मरे नहीं है, वो लगभग 5 से 6 फीट नीचे गहराई में चले गए हैं। तो उनके लिए अगर आइडियल परिस्थितियाँ ऊपर नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिकली डाउन ही में जाएंगे। आप जितना हो सके बगीचे के में अंधेरा रखें। जो आप घास वगैरह काटते हैं उसको आप बाहर मत फेंके, उसको आप अपने बगीचों में ही रहने दें जितनी, क्योंकि सूरज की किरणों से काफ़ी डैमेज होते हैं ये अर्थवॉर्म्स। आपने देखा होगा जब आप इसको ऊपर निकालते हैं तो ये बिल्कुल तड़प जाते हैं। तो आप शेड रखें बगीचों में, बिल्कुल साफ़ ना करें, घास काट के बगीचों में ही मल्च करें। और आज हमारे जो बगीचे में जो कार्य चला है, ऑलमोस्ट पिंक बर्ड आ चुके हैं। अगर आप देख पाएंगे, ये हमारा 62-63 की फीट का ऑर्चर्ड है। जो ये सिचुएशन है आपके ऑर्चर्ड में, इस स्थिति में आप लोग 12-61 का अनुकूल समय है। 12-61 की आप स्प्रे कीजिए। आज हमने भी करी है। और अब 12-61 के करने के बाद आप देखेंगे जो ये आपके लीव्स है, ये पत्तियां हैं, ये थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, मुरझा जाएगी। फॉस्फोरस क्या करेगा, इन पत्तियों को
भोजन बनाने की प्रक्रिया लगभग 48 घंटों तक इसको रोक के रखेगा। और जो आपके नाइट्रोजन है, जो ये आपके पीछे आपको डंडियाँ दिख रही है, इसको इसमें एनर्जी दे के बूस्ट करके इसको और लंबा करेगा। और एक बहुत ही सस्ती दवाई है 1261 नाइट्रेट फॉस्फोरस, और ये लगभग आपको 105-10 रुपये का 1 किलो उपलब्ध हो जाएगा मार्केट में। इसको आपने 200 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करना है और मिस्ट की तरह स्प्रे करना है। लगभग जहाँ आपके 3 ड्रम पड़ते हैं वहाँ आपको 1 ड्रम में कंप्लीट करना है, भिगोना नहीं है पूरा पौधा। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो आएगी आपकी ब्लूमिंग की। लगभग जब 5 से लेकर 7% या 5 से लेकर 10% तक आपके बीच ऑन एन एवरेज फ्लावर आ जाए, आपको 2 महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। अपने बगीचों में हनी बी मधुमक्खियों के बक्से ज़रूर लगाए, क्योंकि पोलन को ट्रांसफ़र करने, क्योंकि हमारे जो पौधे हैं, फ्लावर है, वो क्रॉस पॉलिनेशन मांगता है। तो आपको क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एक तरह के प्रेडेटर मधुमक्खियों का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वो जो पोलन को एक्सचेंज करेंगे वो मधुमक्खियाँ ही करेगी। क्योंकि आप देखेंगे आजकल तितलियाँ बहुत कम हो चुकी है, और जंगल से जो हमारे मक्खियाँ आती थी छोटी छोटी, वो भी बहुत कम है। क्योंकि कुछ साल पहले की अगर स्थिति देखेंगे तो वो बहुत अधिक मात्रा में थे। अब उसका रीज़न जो मैं समझता हूँ, एक तो वातावरण में जो परिवर्तन आ चुका है, एक वो हो सकता है। सेकेंडरी जो अत्यधिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल हम करते हैं अपने ऑर्चर्ड में, उससे हमारे जो ये मित्र कीट है ये सारे मर जाते हैं, इनकी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पे है। अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक खबर चली थी कि भाई अगर जिस दिन मधुमक्खियाँ नहीं होगी उस दिन हमारा जीवन भी नहीं हो सकता शायद। तो ये सोचने का विषय है कि भी अभी हम क्या करें। और बहुत सारे बागवान अभी इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करते हैं, कीड़ों की दवाई। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कीड़ों की दवाई का डालने का पर्पज़ क्या है आप लोगों का, आप चाहते क्या है। वो जो एक मिथ्या धारणा बनी हुई है कि जी हमारे बाद में कीड़े लगते हैं, तो जब वो कीड़ा लगता है तब तक तो इसका असर ख़त्म हो जाएगा जो आप अभी डालेंगे। तो ये आपने विचार सोचना है इसमें। कंपनीज और शॉपकीपर्स की बातों में ना आके आप अपने दिमाग की बत्ती जलाइए और सोच विचार करके स्प्रे कीजिए, क्योंकि इससे आपके पॉकेट पे भी पड़ेगा फ़र्क, और साथ में साथ हमारा जो इन्वायरमेंट है और जो फ्रेंडली पॉपुलेशन है हमारे कीड़ों मकोड़ों की, वो सब ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके बगीचे में वुली एफिड की प्रॉब्लम है या थी, या आपको दिख रहा है कि भाई कहीं कहीं है, तब आपकी स्थिति हो सकती, और आपके स्केल की प्रॉब्लम है, तब आप इंसेक्टिसाइड पे की स्प्रे के ऊपर जा सकते हैं। वो भी HMO के साथ 4 लीटर HMO पड़ेगा और उसके साथ इंसेक्टिसाइड पड़ेगा अगर ज़रूरत है तभी। उसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन हो सकता है, जैसे नीम ऑयल का। तो आप नीम ऑयल कर सकते हैं। जो लोग केमिकल नहीं डालना चाहते वैसे केमिकल का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद एक स्थिति आती है, कल मेरी एक रामपुर के एक फार्मर थे, उनका फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे बताया कि भाई मेरी पत्तियां और मेरे फ्लावर को थ्रिप्स खा लेते हैं, जंगल का पोर्शन है। मैंने बोला कि थ्रिप्स कैसे खाएगा, जबकि थ्रिप्स आपने देखा है थ्रिप्स कैसा होता है? बोलो जी मैंने नहीं देखा, मुझे किसी शॉपकीपर ने बताया। तो आप स्थिति समझ सकते हैं थ्रिप्स क्या होते हैं। अगर आपने थ्रिप्स चेक करने, जिसके लिए आप एक लेंटो टाइप में डालते हैं, मैं अपनी फार्मिंग में मैं आपको बता दूं, आज तक मैंने कभी भी थ्रिप्स के लिए कोई स्प्रे नहीं की। अब क्या एक सोचने का विषय है कि क्या मेरे बगीचों में थ्रिप्स नहीं होते हैं, या होते हैं तो उनकी पॉपुलेशन कितनी होती है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप चेक करना चाहिए, एक प्लेन पेपर लीजिएगा, वाइट पेपर। जब आपके फ्लावर खिलेगा तो आपने फूल को ऐसे झाड़ना है, उससे छोटे छोटे कीट गिरेंगे, मतलब काफ़ी टांगे होगी, बिल्कुल ग्रीन से बिल्कुल छोटे से, वाइट और ग्रीन का मिक्सचर ऐसे जैसे होते हैं देखने के लिए। तो आप उसको देखेंगे तो वो थ्रिप्स है। अगर उसकी पॉपुलेशन आपकी 6, 7 या 8 से ऊपर है, तब आपको हो सकता है कि ज़रूरत पड़े थ्रिप्स की स्प्रे करने की। अदरवाइज़ आपको अपने बगीचे में थ्रिप्स की स्प्रे करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण भाग आता है
उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण भाग आता है आपके जो अमूमन लोगों की क्वेश्चन भी है मेरे पास कि हम फर्टिलाइज़र्स कब डालें। तो मुझे लगता है कि भाई अभी 2-3 दिन में बारिश आने वाली है, उसके बाद आपके जो लोग लेट हो चुके थे वो आप अपने बगीचों में एनपीके के खाद का जो मिक्सचर डालते हैं बहुत सारे लोग, या आप कैल्शियम नाइट्रेट टाइप में डालते हैं, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। मगर आप आज और कल की डेट में ना डालें, बरसात के बाद डालें। हो सकता है कि हैवी बारिश आए तो लीचिंग का थोड़ा खतरा रह जाता है, तो पहले बारिश आने दें, उसके बाद आप अपनी खाद को ब्रॉडकास्ट करके पूरे तौलिए में बिखरा के डाल सकते हैं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण और एक क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि भाई क्या हम जिंक और बोरॉन के साथ फंगिसाइड ऐड कर सकते हैं। अगर आपके बगीचों में कॉर्न रॉट की प्रॉब्लम है, बीज अगर सड़ता है आपके बगीचों में, या आपके देखा होगा बहुत बार, तो आप एक सिस्टेमिक फंगिसाइड ऐड कर सकते हैं जिंक और बोरॉन के साथ। तो जो जिंक और बोरॉन की स्प्रे है वो भी एक जो आप एक जिंक और बोरॉन के साथ आप एक सिस्टेमिक फंगिसाइड को मिक्स कर सकते हैं। और जो ये स्प्रेज होगी जो पिंक बर्ड के आसपास आप करते हैं, ये सारी मिस्ट में होगी, आप पूरा भिगोए ना। इस्लाम जी एफिड के लिए आप लेंटो टाइप में जो भी आता है जो उसको आप स्प्रे कर सकते हैं, मगर मुझे ये लगा अपनी प्रैक्टिस से कि भी इतनी ज़रूरत आपको नहीं होती है। तो एक और महत्वपूर्ण बात होगी, अगर अभी मौसम ख़राब हुआ और लो हाइट में आपके फ्लावर चला हुआ है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि कई लोग पीजीआर इस्तेमाल करते हैं, कई लोगों ने जिंक बोरॉन की स्प्रे की, उसको आप पाले से कैसे बचा सकते हैं। जो ये पिंक बर्ड की आपकी स्प्रे और जिंक और बोरॉन की होगी वो आपको फ्रॉस्ट की इंजरी से बचाएगी। उसके साथ साथ जो बहुत सारे बागवान पीजीआर से रिलेटेड क्वेश्चन रोज़ करते हैं, तो एक आजकल आपने देखा होगा पीजीआर पे काफ़ी डिस्कशन चली है, सोशल मीडिया सोशल वॉर चला है एक। तो आज एक मेरे मित्र राजन हाटा जी ने एक मेरी पुरानी वीडियो शेयर भी करी है, मैं देख रहा था सुबह। तो उन्होंने भी एक बड़ा वाजिब सा क्वेश्चन पूछा है कि मैंने तो पीजीआर के फ़ायदे गिना दिए, और जो प्रोग्रेसिव बागवान और जो साइंटिस्ट इसके नुकसान, यूनिवर्सिटी तक के प्रोफेसर्स जो भी इसके मास्टर है, वो एक अपने अपने व्यूज़ ऑन रिटर्न या तो लिख के अखबारों पे ये लिख के ना भेजे कि इसके दुष्प्रभाव है, बोल के दुष्प्रभाव नहीं होगे। आपको ओपन आना, हम तो कि बागवान और किसान है, हो सकता कि हम गलत हो, मगर आप लोग तो एक डिग्री होल्डर है, आप ऑन रिटर्न या ऑन वीडियो लाइव आके आप लोग पीजीआर के नुकसान गिनाइए। सिर्फ ये अखबार में लिख के, और पत्रकार महोदय से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि आप ऐसी चीज़ें लिखने से पहले ये क्लियर कर दे कि भाई इसमें तथ्यहीन है ये खबर या तथ्य के साथ है। तो अगर नुकसान है तो आप लाइव आके इसके बारे में बागवानों को बताएं। ये एक इससे एक कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है हमारे बागवानों में, तो आप लोगों का एक परम दायित्व बनेगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि बहुत जल्द आप ऑन रिटर्न या ऑन लाइव आके अपनी वीडियोस डालेंगे और पीजीआर के दुष्प्रभाव बताएंगे। मैंने अपने पीजीआर पे अपने व्यूज़ रख लिए हैं, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। उसके बाद जो बात महत्वपूर्ण बात आती है कि पीजीआर जो लोग ले चुके हैं या कहीं से भी है, अब ओरिजिनल है डुप्लीकेट है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो जवाब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है देने की। कि अगर आपको पाले का खतरा ज़्यादा लग रहा है, तो जैसे जिस दिन आपको लगेगा कि बारिश बहुत होगी या पाला पड़ेगा या टेम्परेचर आपका गूगल अर्थ में कब करना चाहिए, कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी है। तो मेरे हिसाब से जी, अगर आप फ्रॉस्ट को कंट्रोल करके फ्रूट सेटिंग के लिए पीजीआर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको लगभग 25-30 से 40% के आसपास एक एप्लीकेशन डालनी है, वो भी मिस्ट की तरह।
संजीव सिंह जी यूनिवर्सिटी नौनी यूनिवर्सिटी पीजीआर को सेपरेट शेड्यूल में इसलिए ऐड क्यों नहीं करती? वो इसलिए नहीं करती क्योंकि ये अभी तक पीजीआर रजिस्टर्ड नहीं है। पीजीआर रजिस्टर्ड नहीं है, जो नेशनल पेस्टिसाइड बोर्ड है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होती है। मगर एक क्वेश्चन मेरा नौनी विश्वविद्यालय से यहाँ मैं भी रेज करना चाहूँगा। तो शेड्यूल जब रजिस्टर्ड आपके ब्लाइटॉक्स भी नहीं है और आपके टीएसओ भी नहीं है, टीएसओ और ब्लाइटॉक्स भी है, फिर भी इन्होंने नोट करके यूनिवर्सिटी के शेड्यूल में लिखा है कि ये असेंशियल है, ये ज़रूरी चीज़ है, इसलिए हमने इसको बिना नेशनल पेस्टिसाइड बोर्ड की अनुमति के इसको शेड्यूल में डाला है। अगर आपके पास ये अथॉरिटी है तो वर्तमान में जो वीसी साहब हमारे बैठे हैं नॉन यूनिवर्सिटी में, मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि आप पीजीआर को भी असेंशियल कम्युनिटी की चीज़, एसेंशियल सर्विस बोलो चाहे ज़रूरी चीज़ बोलो, उसमें ला के आप इसको शेड्यूल में लिख तो सकते हैं। अगर इतनी ही डिमांड है, अगर बागवान डिमांड कर रहा है, अगर किसान बागवान को अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, उसके फ़ायदे बहुत है, तो आपको भी ये करना चाहिए। फिर मैंने एक चीज़ बताई थी कि ऑलरेडी मशोबरा में इसके जो 2016-17 में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, 16-17 में इसके ट्रायल थे और उसके आधार पे उन्होंने एक सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट भी करी थी कि उसके फ़ायदे गिनाए थे। तो ये ट्रायल में पास है। हाँ, डुप्लीकेट के नुकसान ज़रूर होंगे, तो मैं ज़रूर बोल रहा हूँ कि डुप्लीकेट का इस्तेमाल ना करें। डुप्लीकेट पे रोक तब लगेगी जब ओरिजिनल कंपनी मार्केट में लाएगी और बागवान को उपलब्ध कराएगी, तो चांस बहुत कम हो जाएगी डुप्लीकेट की। तो ये अलग चर्चा का विषय है। तो देवेंद्र ठाकुर जी, जो ये मैं बात बता रहा हूँ, ये सेटिंग की स्प्रेज है। तो जो पीजीआर का डोज था, अगर आप सेटिंग के लिए डालना चाहते हैं तो ये ऑलमोस्ट 25-30 से 40% के आसपास आपको एक डोज अपने उसमें डालना पड़ेगा। तो सेकंड जो डोज जाएगा वो आपके लगभग 70 to 80% पे जाएगा। और अगर आपके मौसम अनुकूल रहता है उसके बाद शक्तिमान की रोल उसके बाद अगर वातावरण आपके बिल्कुल सही रहता है और फ्रॉस्ट की चांस कम है, तो आपका जो पीजीआर का डोज रहेगा वो लगभग आपके 60% पे, 50 to 60% पे आप पहली एप्लीकेशन करेंगे और सेकंड एप्लीकेशन पेटल फॉल और पीनट के बीच बीच करेंगे। पेटल फॉल के बाद भी कर सकते हैं, इमीडिएट बाद आप लगभग हफ्ते के बाद। तो आपको ये देखना होगा कि भाई आप किस पर्पज़ से डाल रहे हैं, क्योंकि पीजीआर के अलग अलग रोल है, रस्टिंग के लिए अलग, साइज के लिए अलग। तो एक चार्ट है, आप इसमें गूगल का सहारा भी ले सकते हैं। आप गूगल पे जाके आप पीजीआर के चार्ट को ले सकते हैं, जो विदेशों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके साथ साथ जो एक और महत्वपूर्ण बात है जो हम आजकल अपने बगीचों में कर रहे हैं, स्कैब की कंट्रोलिंग के लिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारा प्रिंट मीडिया या ऐसी कोई अथॉरिटी आजकल स्कैब पे बोल ही नहीं रही है। पिछले साल भी आया, अब इसके बाद तब लोग परेशान हो गए जब स्कैब आएगी। तो इसके पीछे मैं आपको एक वजह भी बताना चाहता हूँ कि फार्मर को अवेयर क्यों नहीं किया जाता किसी भी बीमारी को लेके, जो मैं ऑब्जर्व किया आज तक। इसलिए नहीं किया जाता फार्मर को अवेयर। अगर फार्मर अवेयर हो गया तो बीमारी को आने से पहले कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए बागवान और किसानों को दुविधा में रखा जाता है। पहले बीमारी आने दी जाती है, उसके बाद कंपनीज और दूसरी अथॉरिटीज़ उनको बेचने पे, दवाइयाँ बेचने पे अपनी मजबूर कर देगी और डालने पे मजबूर कर देगी। पूरी सर्दी होगी, किसी ने भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जिसने कैंप्स लगाए हो स्कैब को कंट्रोलिंग के लिए, फार्मर को अवेयर किया हो, या किसी कंपनी वाले ने। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो तभी मैं बोलता हूँ कि हमें खुद समझना पड़ेगा, किसी और पे डिपेंडेंट होने के बजाय हमें खुद सीखना ज़रूरी है।
आजकल में पूरे अपनी बगीचों में जो हमारे जब घास उग जाता है तो जो इसके स्पोर्स है स्कैब के वो एक्टिव होने लगते हैं। तो मैंने 20 किलो यूरिया 200 लीटर पानी में पूरे बगीचों में स्प्रे कर दी है। हाईली नाइट्रोजन हमेशा स्कैब को कंट्रोल करता है। ऊपर मैंने पहले भी बताया था कि सल्फर की स्प्रे वो हमने पहले ही कर दी, जिससे हमारा पाउडर मिल्ड्यू से लेकर सब कुछ कंट्रोल हो गया। अब हमने नीचे भी आज यूरिया की स्प्रे कर दी है, जिससे हमारे स्कैब आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इसके बाद भी रेगुलर जो भी इसको कंट्रोलिंग के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ होगी उसको लेके हम आपके बीच ज़रूर आएंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर मैं आपको देना चाहूँगा, वैसे मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से दे दिया था कि 26 मार्च को मुझे लाल बहादुर शास्त्री सरस्वती नगर सावड़ा के जो कॉलेज है हमारा, वहाँ पर एक मेरा लेक्चर है कोई 1.5-2 घंटे का। तो मैं वहाँ जाने वाला हूँ और मेरे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि एक जो हमारा स्तंभ है हमारे उसका एक युवा के बीच जाने का मुझे मौका मिलेगा और उन्हें अपनी सक्सेस स्टोरी बताने का मौका मिलेगा। और एक नौकरी के अलावा, जॉब्स के अलावा एक अच्छी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, वो है हमारी फार्मिंग। उस पर डिस्कशन करने का मौका मिलेगा। इसके लिए मैं सावड़ा के प्रिंसिपल और पूरे स्टाफ टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। तो ये प्रोग्राम भी चलाने ज़रूरी है और एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये सावड़ा कॉलेज के द्वारा जो उन्होंने लिया है कि जो हमारा युवा आज नशे की ओर जा रहा है या दूसरे बुरी संगत में जा रहा है या उनको फार्मिंग समझ नहीं है या वो अपने माइंड में सेट कर चुका है कि मुझे जॉब्स ही करनी है, तो उससे उनको थोड़ा सा बाहर निकाल के एक जो हमारे बुज़ुर्गों की और जो हमारी पहचान है, जो हमारा कल्चर है, हमारी बागवानी फार्मिंग, उसकी ओर ले जाने का एक अच्छा मौका मिलेगा। शायद मैं उन्हें अपने जज्बात उनके पास जाहिर कर सकूं और शायद वो मेरे से भी कुछ सीख सके, क्योंकि 140 करोड़ की जनसंख्या की आबादी वाले देश में तो बहुत मुश्किल है कि हर लोगों को जॉब्स मिलेंगे। तो हमें अपने आत्मनिर्भर खुद बनना पड़ेगा। आगे भी आप लोगों के बीच नई वीडियोस के साथ, नए टॉपिक्स के साथ आपके बीच फिर उपस्थित हुआ जाएगा। और उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात विषय में भूल गया था, क्योंकि एक क्वेश्चन भी आया है पियर को लेके। रस्ट माइट जिससे पियर ख़राब होती है, उसके लिए मैं पहले भी बोल चुका था कि सल्फ़र ज़रूर कीजिएगा। अब आप लेट है, सिल्वर टिप पे होती थी। उसके बाद जो पियर का जो शेड्यूल है उसके लिए आपको जैसे ही आपके पेटल फॉल होता है, बिल्कुल दाना बनना शुरू होता है पियर में, वहाँ पर आपको एक इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करनी होगी। या आप थायोमेथोक्सोम टाइप में कीजिए या आप वैसे क्लोरोफोरीफॉस तो बैन हो चुका है, या आपके पास अवेलेबल है तो आप उसकी भी स्प्रे कर सकते हैं। उसके तुरंत 1 हफ्ते के बाद आपको समर ऑयल के साथ समर ऑयल या सिंगल भी आप कर सकते हैं, कोई उसके साथ ज़्यादा ऐसा ज़रूरत नहीं है कि करने की। समर ऑयल की एक स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर पहले करेंगे या बाद में करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। एक माइटीसाइड की स्प्रे भी ज़रूरी है। तो माइटीसाइड ऐसी करे जो एक्रीसाइड भी हो, तो एक्रीसाइड और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा मिल जाएगा। क्योंकि अभी की जो रेस्टिंग आती है पियर में, वो कीड़ा लाता है, एक वो विजिबल नहीं है, रात को आता है और वो खुरच देता है आपकी पियर को। तो आपको एक इंसेक्टिसाइड की बहुत आवश्यकता है। अगर आप इंसेक्टिसाइड नहीं डालते हैं तो आप नीम ऑयल का इस्तेमाल भी अपने पेटल फॉल पे आप कर सकते हैं। तो जो आगे पियर का शेड्यूल रहेगा उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आज की लाइव भी शायद ज़्यादा लंबी हो जाए। तो इसके लिए आज के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू।